Hello students, welcome my channel Educational Hub. In this video we will study about classical complement pathway. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में बात करेंगे. ये इम्यूनोलॉजी का लेक्चर है. इससे पहले इम्यूनोलॉजी का सिर्फ मैंने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है. बाकी के भी जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम इसमें आगे स्टडी करेंगे. अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी. और इसकी अभी कुछ जैसे पाथवेज का आज मैं पहला ही पाथवे लेके चल रही हूँ, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे. इसके अलावा दो और हैं, लेक्टिन और ऑल्टरनेटिव. वो आगे की वीडियो के बारे में मैं बताऊँगी. उनको मतलब उनकी वीडियो लेकर मैं आपके अपने चैनल पर वीडियोस डालूंगी. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की. ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे होते हैं. इसमें एंटीबॉडी नीडेड होती है. मेनली तो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आईजीएम और आईजीजी होती है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडी के बारे में. एक मैं छोटा सा एक रफ सा स्ट्रक्चर लेके आई हूँ एंटीबॉडी का. अगर आप क्योंकि मैंने अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा. ये एंटीबॉडी की दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं. ये यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है. ये क्या है? FAB साइट होती है, यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. ये वेरिएबल हैवी है, कांस्टेंट हैवी है. वेरिएबल लाइट है, कांस्टेंट लाइट है. यहाँ पर 110 एमिनो एसिड्स होते हैं. यहाँ पर एंटीजन बाइंड करता है, ये FAB साइट होती है. यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हैवी चेन होती है. FC पोर्शन होता है. FC पोर्शन का मतलब होता है एंटीबॉडी के, यानी कि जो सेल सरफेस, कोई भी सेल सरफेस रिसेप्टर है उससे बाइंड होने में ये क्या करेगा, जो FC पोर्शन होगा वो हमारा इसमें हेल्प करता है. ठीक है, ये C टर्मिनल होता है. तो इस तरीके से होता है कुछ आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर. ये 5 टाइप्स की होती हैं, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. तो इनको हम बाद में अपने वीडियो में मैं इसके टाइप्स को लेके स्टडी करूँगी. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंट्रेंस एग्जाम में उनसे ज़रूर एक क्वेश्चन निकलता है. इम्यूनोलॉजी में बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं अपनी वीडियो लेक्चर में अपलोड करूँगी जल्दी ही. तो ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है. इसमें क्या करता है, हमारा जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन कोई भी फॉरेन पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी को, जो होस्ट को अटैक करना चाहता है, वो वायरस पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई फंगी हो सकती है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कुछ भी है. अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, वो उसके अगेंस्ट एक्टिव नहीं हो पाया, वो उसको पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, वो इन्वेड नहीं कर पाया, तो हमारा जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है ये एक्टिवेट होता है. और ये इसमें बेसिकली IgM और IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं. C1 से C9 प्रोटीन्स होती हैं जो एक्टिवेट करने में इसको हेल्प करती हैं. सबसे पहले हम C1 की बात करते हैं. बेसिकली ये वाला जो होता है, C1 एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें C1q, R2 और S2 होते हैं. C1q एपोप्टिक सेल या नेक्रोटिक ट्यूमर नेक्रोटिक सेल से बाइंड होता है, जो फैगोसाइटोसिस मैंने आपको पहले भी बताया था. एंगल्फमैन, किसी सॉलिड फॉरेन पैथोजन को एंगल्फ कर लेना विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटिक फैक्टर और ऑप्सोनेंस के थ्रू. ठीक है. C1R क्या है? सेरीन प्रोटीन है जो क्लीव करता है C1R को और C1S को क्लीव करता है. ठीक है. C1, ये दो R2 होते हैं, दो S होते हैं, एक R और एक S, ये अलग अलग में डिवाइड हो जाते हैं. उसके बाद जो C1S होता है वो C4 और C2 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. किसको एक्टिवेट करता है बच्चों? को C4 और C2 को, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे C1 से C9 प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो C4 और C2 को ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा. अब इसमें C2 से C5 में A और B में डिवाइड होगा. C2 एक्सेप्शन होगा, सबका B पार्टिसिपेट करेगा पाथवे में, C3, C4, C5 का, लेकिन C2 का A पार्टिसिपेट करेगा पाथवे में. ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना. पूछ सकते हैं कि एक्सेप्शन कौन सा है, किसका आप स्मॉल यूनिट ले रहे हो. तो C2 की A आप ले रहे हो, वहाँ पे वो उसका एक्टिव साइट है. अब इसने ये ले लिया, ये एक्टिवेट कर देगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, एंटीबॉडी से बाइंड होकर. ये FC पोर्शन, ये वाला जो C1QR वाला S वाला पोर्शन है, इससे बाइंड होगा. उसके बाद C2 किस में डिवाइड हो रहा है आपका, C2A, C2B में. C2B इनएक्टिव होगा, वो रिलीज हो जाएगा. C2A पार्टिसिपेट करेगा आपका पाथवे में. किस में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? वो पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा. ये इनएक्टिव होगा. ये काम करता है वैसोडाइलेशन प्रोसेस में. इसमें C2B एक्टिव होता है. C2A अभी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाले में C2A काम करेगा. C4 होगा, C4A, C4B. C4A इनएक्टिव होगा और ये पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा, माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा, C4B, C2A.
अब C4B C2A किसका एक्टिवेटर होंगे, C3 कन्वर्टेज एंजाइम, यानी C3 को एक्टिवेट करेंगे। अभी हमें C1 से C9 सबकी सीरीज देके चलेंगे। जब ये सारे एक साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तब वो बैक्टीरिया पैथोजन को, उस पैथोजन की मेम्ब्रेन को लाइस करेंगे, डेथ करेंगे, उसकी लाइस आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सब अब C4B हमने बात करी कि C3 C4 C5 का B वाला लार्ज सब यूनिट लेंगे, जबकि C2 की हम स्मॉल यूनिट लेंगे A। तो C4B C2A मिलके C3 कन्वर्टेज बन गया। अब C3 कन्वर्टेज ये क्या करेगा, C3A C3B में C3A रिलीज हो जाएगा, ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, जबकि जो C3B होगा ये ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करेगा। अब ये मिलके बन गया C4B C2A C3B। अब ये किसका एक्टिवेटर हो गया, अब ये हो गया C5 का। तो पहले C2A हुआ, फिर C3, फिर C4, तो C4B, फिर C2A, फिर C3B। अब ये C5 को रिक्रूट करेंगे। देन C5A और B। C5 का जो A वाला होगा वो एनाफाइलिक टॉक्सिन में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेगा। B वाला ले लिया जाएगा। तो अब ये मिलके बन जाएगा, ये मैक कंपोनेंट होता है C5B। अभी मिलके बन गया C4B C2A C3B C5B। इतना ये बन गया। C2 से C5 तक ब्रेक डाउन होगा A और B अपने कंपोनेंट में। C6 से C9 तक इसमें कोई भी A में डिवाइड नहीं होगा। C2 से C5 तक डिवाइड होंगे A और B में, और इसमें A वाला हम लेके चलेंगे, ये एक्टिव होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, मेन बात है, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। अभी क्या बन गया आपका C4B C2A C3B C5B। अब इसने रिक्रूट कर लिया किसको, C6 को। C6 7 8 9 आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे अपनी सब यूनिट में, C6 आ गया। अब C6 क्या करेगा, बाइंड होगा। अब वो C7 को रिक्रूट कर लेगा C7 को। C7 अब क्या बन जाएगा, C4B C2A C3B C5B C6 C7। अब इस तरह कॉम्प्लेक्स बन गया। अब C8 जो मैक कंपोनेंट होगा, अब ये वाला अब इनके साथ फिर अब बाइंड हो जाएगा। अब ये C8 क्या करेगा, इनके साथ बाइंड हो जाएगा। अभी 9 तक करना है ना हमें। अब 8 वाला क्या बन गया, C5B C6 C7 C8, यानी वही C4B C2A C3B C5B C6 C7 C8। अब लास्ट में आता है जो इम्पोर्टेंट होता है C9। ये अकेला नहीं होता बच्चों, ये अकेला नहीं होता, इसके साथ 10 से 9 मॉलिक्यूल होते हैं, 10 से 19 मॉलिक्यूल इसके C9 के अकेले के होते हैं, जो आकर बाइंड होते हैं तो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। C5B C6 C7 C8 C9। C9 की मल्टीपल कॉपीज होती हैं, 10 से 20 तो आप मान के चलो। ये क्या करते हैं कि पैथोजन के अंदर ये लाइसिस करते हैं, बैक्टीरिया सेल वॉल को डिग्रेड करती हैं, पोर्स क्रिएट कर देती हैं। ये किसका फॉर्मेशन करती है, ये मैक का फॉर्मेशन करती है, मैक। बाकी C8 C7 भी करते हैं, C5 भी करता है, लेकिन ये 19 कॉपीज होती हैं, सबसे ज़्यादा करेगा। मैक होता है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये सबसे ज़्यादा करेगा। कौन सा, C9 सबसे ज़्यादा C9 होता है। मल्टीपल कॉपी में C9 प्रोटीन होता है। वैसे प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन से ये लगभग 140 से 150 200 पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 9 तक ध्यान रखना है कि C1 एक कॉम्प्लेक्स होगा, C2 C2A C2B में डिवाइड होगा, जिसकी हम स्मॉल यूनिट लेंगे, C2A लेंगे, बाकी की BB लेंगे, वो रिक्रूट करती रहेगी। C6 से C9 डिवाइड नहीं होगा, C9 की मल्टीपल कॉपी होगी जो मैक का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से आपको ये जो पाथवे क्लासिकल ये याद रहेगा, और इसमें एंटीबॉडी नीडेड है। ये किससे बाइंड हो रहा है, C1Q R और S, ये वाला FC पोर्शन से बाइंड हो रहा है। इस तरीके से एंटीबॉडी, वायरस, एंटीजन वगैरह इसने यहाँ ले ले। लेकिन अब ये जो होगा क्लासिकल, ये इसके यहाँ पर बाइंड हो गई। बेसिकली एक क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे डायरेक्टली हेल्प नहीं करते फैगोसाइटोस करने में या उसको किल करने में लाइव, वो उनका इनडायरेक्टली हेल्प करता है। एंटीबॉडी के FC पोर्शन उसके पीछे वाले पार्ट से लगते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, अपना काम करते हैं, आगे नहीं आते, वो पीछे से ही हेल्प कर देते हैं। पीछे वाले रोल का काम करना है कि पीछे से हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसको पैथोजन को लाइज आउट करने में, ये है इनका काम। देखो ये एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगी। अब C1Q एंटीजन एंटीबॉडी है, पीछे क्या है, FC पोर्शन, यहाँ पर ये C1Q बाइंड हो गया, R और S क्लीव होंगे। जब R और S क्लीव होंगे तो ये क्या बन जाएगा,
C1H C4 और C2 को क्लीव करेंगे तो C4A C4B C2A C2B, जिसका हम C2 का A ले गए, यहाँ पर ये दो ले लेंगे तो C4B C2A बन गया। अब C4B C2A किसको लेकर आएंगे, C1Q कॉम्प्लेक्स बाइंड हो रखा है C4 के साथ। अब ये ले रहे हैं C4B C2A मिलके क्या बन गया, C3 कन्वर्टेज, अभी जो हमने पहले पढ़ा। अब ये C3 कन्वर्टेज C3A C3B में होगा तो C4B C2A C3B C5 कन्वर्टेज, फिर 5A और B में होगा C4B C2A C3B C5B, फिर ये C6 को ले लेंगे C6, फिर C7 को ले लेंगे C7 हो जाएगा C8 C9, C9 मैक का फॉर्मेशन करेगा, इसकी मल्टीपल कॉपी होंगी। ये बैक्टीरिया पैथोजन में पोर्स क्रिएट कर देगा, उसको डेथ कर देगा, जिससे वो डेथ हो जाए। उसका जो नेचर होगा केमिकल टॉक्सिक नेचर, वो हमारे को होस्ट को अटैक ना करे, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे एंटीबॉडी के FC पोर्शन से लगता है, इसलिए एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है। उसके वहाँ पर लग के प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट अपने आप को एक्टिव होकर एक्टिवेट होकर फर्दर ये क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है मेम्ब्रेन के में, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको आई होप ये वीडियो समझ आए। उसके आगे की मैं लेक्चर वीडियो में अपने अपलोड करती रहूँगी रेगुलर। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।